गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। हमारा आज का पहला टॉपिक है नेशनल साइंस डे। तो पीएम मोदी जो है उन्होंने साइंटिस्ट को नेशनल साइंस डे पे ग्रीट किया है। तो एक्चुअली जो है हमारा नेशनल साइंस डे है वो 1928 में एक ऐसी इवेंट हुई थी। डॉक्टर सीवी रमन जी जो थे उन्होंने रमन इफ़ेक्ट को डिस्कवर किया था। तो उसी के लिए ही हम जो है इस दिन 28 फरवरी के दिन जो है हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करते हैं। तो अब जो है हमारे डॉक्टर सीवी रमन जी जो हैं बहुत ही फेमस हैं। आपको पता है कि फर्स्ट एशियन थे जिनको नोबेल प्राइज़ मिला था। उसके बाद से ऑफ कोर्स आज तक इंडिया में कोई साइंटिफिक सेगमेंट में नेशनल नोबेल प्राइज़ जो है वो नहीं जीत पाया। ठीक है। अब जो है इस साल का नेशनल साइंस डे जो है उसका थीम है इंटीग्रेटेड अप्रोच टू इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। तो अब रमन इफेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा देखते हैं। तो एक बार जब सीवी रमन जी जो थे वो मेडिट्रेनियन सी के थ्रू जा रहे थे जब, तो उन्होंने देखा कि जो है वो सी ब्लू कलर का है। तो उन्होंने लाइट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने का सोचा और उन्होंने पता लगा कि जो लाइट है अगर वो आइस ब्लॉक से जाएगी तो उसका अलग जो है उसकी वेवलेंथ होगी, अलग तरह से वो जो है वो रिफ्रैक्ट होगी। ट्रांसपेरेंट सरफेस से उसका रिएक्शन अलग होगा लाइट का। ठीक है। तो सी वी रमन जी ने देखा कि जब लाइट जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल से निकलती है तो जो डिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी जो वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाता है। तो उसको उन्होंने नाम दिया मॉडिफाइड स्कैटरिंग। ठीक है। तो उसको हम रमन इफेक्ट या फिर रमन स्कैटरिंग भी कहते हैं। तो 1986 से है इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया। 1987 में ऑफ कोर्स हमने सबसे पहली बार जो है वो नेशनल साइंस डे को बनाया। तो 1986 में नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के सुझाव के बाद हमने डिसाइड किया कि नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को मनाया जाया करेगा। ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है जन औषधि वीक। तो फोर्थ जन औषधि वीक जो है वो हम सेलिब्रेट करने लगे हैं। तो अब जो है ये आपका हर साल मार्च का फर्स्ट वीक जो है वो जन औषधि नाम से जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस दिन जो है आपका जन औषधि स्कीम जो है वो एक्चुअली हम उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना जो है हमारी पीएमबीजेपी, तो ये एक्चुअली पहले जन औषधि स्कीम थी जो 2008 में लॉन्च की गई थी डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स द्वारा। उसका रीनेम करके उसको बाद में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना किया गया। अब इसको जो है इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया इसको इम्प्लीमेंट कर रही है स्कीम को, और डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर ये स्कीम आती है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि क्वालिटी मेडिसिन्स और सर्जिकल आइटम्स अफोर्डेबल प्राइसेस पर लोगों को उपलब्ध कराना, जेनरिक मेडिसिन्स को जो है वो पॉपुलराइज़ करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना जाकि ताकि जो ये जन औषधि केंद्र होंगे वहाँ पर जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, है ना? तो अब जो ये पीएमबीआई है जो स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रहा है उसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया, ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है इस स्कीम की, और ये एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी की तरह रजिस्टर की गई थी 2010 में। ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स के अंडर आती है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल। अब ये यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, इंटरनेशनल है ये। ठीक है। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है उसमें यूक्रेन ने रशिया के खिलाफ जो है वो एक अपील फाइल की है, एप्लीकेशन फाइल की है। और उन्होंने बोला है कि रशियन गवर्नमेंट ने जानबूझकर जेनोसाइड जैसे क्राइम को जो है वो मिसयूज़ किया है। उन्होंने क्या बोला था रशियन प्रेसिडेंट ने कि लुहांस्क और डोनेट्स्क जो आपके डॉनबास रिपब्लिक्स हैं वहाँ पर यूक्रेनियन गवर्नमेंट ने जेनोसाइड कंडक्ट किया है। ठीक है। तो अब ये यूक्रेनियन गवर्नमेंट कह रही है कि रशिया जो है वो ऐसा झूठ बोला है, उन्होंने 1948 का जो कन्वेंशन है उसका जो है वायलेशन किया है। तो उसके लिए उन्होंने आईसीजे में उनके खिलाफ केस किया है। तो आईसीजे आपका प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशंस का। इससे पहले परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस होता था, तो उसका सक्सेसर जो है वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस बना है। और ये 1945 में इसको बनाया गया चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, और इसका जो काम है वो 1946 में शुरू हो गया था। सबसे पहला केस यूके ने किया था अल्बानिया के अगेंस्ट। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ ये ऐसी फैक्ट बताया गया है। तो आपका इससे पहले जो परमानेंट कोर्ट ऑफ इंटरनेशनल जस्टिस होता था, ये लीग ऑफ नेशंस जो यूएन का जो पिछला था, जो यूएन की जो पिछली बॉडी होती थी लीग ऑफ नेशंस, उसके द्वारा ही बनाया गया था। तो है उसी को ही अब लीग ऑफ नेशंस को सक्सीड किया यूनाइटेड नेशंस ने, और फिर पीसीआईजी को जो है वो सक्सीड किया आईसीजे ने। ठीक है। अब इसका सीट और रोल देख लेते हैं थोड़ा सा। तो पीस पैलेस जो है द हेग में, जहाँ पर पीसीआईजे का हेडक्वार्टर होता था, वहीं पर इसका भी जो है वो आपका ऑफिस है। और ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन है, और ये अकेला ऐसा ऑर्गन है जो कि न्यूयॉर्क सिटी में लोकेटेड नहीं है। बाकी सारे जो यूएन के ऑर्गन्स है वो न्यूयॉर्क सिटी में ही लोकेटेड है। अब इसका
ऑब्जेक्टिव क्या है इसको बनाने का, कि जो इंटरनेशनल लॉ से के बेसिस पर जो है स्टेट्स के जो डिस्प्यूट्स हैं उनको जो है वो रिजॉल्व करना, और एडवाइजरी ओपिनियन देना यूनाइटेड नेशंस के ऑर्गन्स और उसकी स्पेशलाइज्ड एजेंसीज को। इंग्लिश और फ्रेंच इनकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस में से एक है, ये दोनों ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वहाँ पर। और जो है यूएन की जितनी भी मेंबर स्टेट्स हैं वो ऑटोमेटिकली इसकी पार्टीज़ हैं आईसीजे की। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईसीजे की जुरिस्डिक्शन उन सब यूएन की सारे मेंबर्स के ऊपर पड़ती है, ठीक है। सिर्फ वो कंट्रीज़ जो कंसेंट देती हैं कि हाँ हम आईसीजे को चाहते हैं कि हम उसकी जुरिस्डिक्शन हमारे ऊपर आए, सिर्फ उन्हीं को ही, उनके कंसेंट के बाद ही आईसीजे उनके ऊपर की जुरिस्डिक्शन उनके ऊपर आती है, ठीक है। अब जजमेंट जो है आईसीजे की वो एक तरह से फाइनल होती है और टेक्निकली जो है वो बाइंडिंग होती है, ठीक है। टेक्निकली क्यों लिखा है इसके बारे में बताते हैं आगे भी। तो आईसीजे जो है उसमें कोई केस है, अगर कहीं गया है समझ लो कोई केस, तो उसका मतलब क्या होगा कि वो दोनों पार्टीज़ जो हैं वो केस में वो चाहती हैं कि आईसीजे उनके केस को रिजॉल्व करे। तो आईसीजे ने जो अगर कोई जजमेंट दी है तो उसको ऑफ कोर्स जो है वो बाइंडिंग तो है, लेकिन बाइंड कैसे करवाएगा आईसीजे? अगर किसी ने जैसे समझ लो रशिया के अगेंस्ट कोई जजमेंट आ गई, तो कुछ भी नहीं कर सकता आईसीजे। कोई भी उसके पास ऐसी पावर नहीं है कि वो अपने ऑर्डर को की कंप्लायंस जो है वो करवा सके। उसकी सारी जो अथॉरिटी जितनी भी आती है वो सिर्फ विलिंगनेस पे आती है। अगर जो उसके मेंबर कंट्रीज़ हैं, अगर वो विलिंग हैं उसकी जो जजमेंट को जो है वो मानने के लिए, तो ही जो है सिर्फ उसकी अथॉरिटी जो उस जजमेंट को माना जाएगा, ठीक है। तो जजेस ऑफ द कोर्ट जो है 15 जजेस होते हैं, 9 ईयर टर्म्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं यूएनजीए और यूएनएससी द्वारा। और इसके जैसे हमारे राज्यसभा में होता है ना कि हर 2 साल बाद जो है वो कोर्ट में रोटेशन पे इलेक्शन होते हैं, तो वैसे हर 3 साल बाद जो है कोर्ट में जो जजेस हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट जो कोर्ट के हैं वो 3 साल के टर्म के लिए होते हैं और उनकी इलेक्शन जो है वो सीक्रेट बैलेट से होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो चीफ ऑफ रशियन स्पेस एजेंसी ने एक स्टेटमेंट दी है, जो कि मित्री रोगोजिन जो है उन्होंने एक बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है। उन्होंने बोला है कि रशिया के ऊपर जिस तरह से सैंक्शंस लगाए जा रहे हैं यूएस द्वारा, तो ऐसा ना हो कि रशियन गवर्नमेंट मजबूर हो जाए कि वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को जो है वो स्पेस में से नीचे गिरने दे, ठीक है। तो अब ये इसके बारे में हम देखते हैं कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो 1998 में लॉन्च किया गया था। रशिया, यूएस, कनाडा, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी का ये प्रोग्राम है। इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटीज़ हुई हैं, एग्रीमेंट्स हुए हैं कि इसको कौन जो है वो इसकी ओनरशिप जो है वो इनमें आपस में बटी हुई है और आपस में ही वो इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर जो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है ये हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में है। माइक्रोग्रेविटी और स्पेस इन्वायरमेंट रिसर्च लेबोरेटरी यहाँ पर सिचुएटेड है। एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए यहाँ पर भेजा जाता है एस्ट्रोनॉट्स को। वो एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी, फिजिक्स और अदर फील्ड्स में जो है वो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं यहाँ पर जाके। तो अब जो है लार्जेस्ट आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है हमारा ये स्पेस में, और लार्जेस्ट सैटेलाइट है लो अर्थ ऑर्बिट में, ठीक है। तो लगभग ये हम एक बारी में अर्थ को 93 मिनट्स में कवर कर लेता है, सर्कल कर लेता है। तो मतलब 15.5 ऑर्बिट्स ये पर डे जो है कर लेता है। अब इंडिया ने भी अपना एक प्लान किया हुआ है कि हम भी अपना एक स्पेस स्टेशन भेजेंगे। पहले तो कहा जा रहा था कि इंडिया को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ज्वाइन कर लेना चाहिए, पर हमने देखा कि जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो तो आने वाले टाइम में बस एक्सटिंक्ट होने वाला है, ख़त्म होने वाला है, उसकी जो है वो रिटायर होने वाला है। तो हमने क्या किया, हम अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, इंडियन स्पेस स्टेशन अपना बनाएंगे। 2030 तक इसको शायद लॉन्च किया जाएगा, और इसमें भी हम जो है माइक्रोग्रेविटी एक्सपेरिमेंट्स जो हैं ये किए जाएंगे। 20 दिन तक एस्ट्रोनॉट्स जो है वो इसके अंदर रह पाएंगे स्पेस में, और ये हम 400 किलोमीटर दूर जो है अर्थ से इसको रखेंगे, ठीक है। तो इसरो इसके ऊपर काम कर रहा है, आने वाले टाइम में हमको इसमें देखने को मिलेंगे रिजल्ट्स। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम। तो हमारी एक टीम है वाइल्ड लाइफ ऑफिशियल्स की मध्य प्रदेश की और इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की, जो कि नमीबिया में विजिट किया था उन्होंने। और उन्होंने बोला है कि वो सेटिस्फाइड हैं वहाँ से चीता को लाकर जो है वो यहाँ पर बसाने के लिए। तो प्लान क्या है, तो 10 से 12 यंग चीता जो है उनको लाया जाएगा नमीबिया से या फिर साउथ अफ्रीका से, और उनको यहाँ पर कूनो पालपुर नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश में, वहाँ पर उनको बसाया जाएगा। और कुछ और 3 रिजर्व्स को भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है सेंट्रल इंडिया में, जहाँ पर उनको लाया जा सकता है। तो एक्चुअली हमको 35 ऐसे चीता लाने पड़ेंगे ताकि हम यहाँ पर एक पॉपुलेशन उनकी जो है वो हेल्दी पॉपुलेशन बसा सके। तो चीता के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। चीता जो है वो एसिनोनिक्स जुबैटस कहते हैं उसको, और 5 मिलियन ईयर्स जो है वो तब से जिंदा है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बैग कैट स्पीशीज़ है ये। इसका आईयूसीएन स्टेटस जो है वो वल्नरेबल है, और इंडिया में कहा जाता है कि ये एक्सटिंक्ट हो चुका है 1952 से।
ठीक है। अब एशियाटिक जो चीता है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ठीक है, याद रखो। नॉर्मल चीता जो है वो आपका वो वल्नरेबल है, लेकिन एशियाटिक चीता जो है वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। अब इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं हम। अब हमारा जो चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम है उसके अंदर हमने इंडियन चीता पॉपुलेशन को बढ़ाना है, और मई 2012 में जो है ये जो पालपुर कूनो सेंचुरी है इसमें ये डिसाइड किया गया था कि इसमें ये डिसाइड किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कि मई 2012 में कि यहाँ पर आप नहीं बसा सकते, क्योंकि इससे होगा क्या कि यहाँ पर लाइन भी जो है वो इसी सेंचुरी में लोकेटेड है, तो यहाँ पर कहीं ऐसा ना हो कि कन्फ्लिक्ट में आ जाए, ठीक है। तो लेकिन अब ये कोर्ट में केस चला और उसके बाद जो है ऐसा प्रूव कर दिया गया कि नहीं, ऐसा हम इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। तो अब जो है ये ऑफकोर्स अब गो अहेड मिला है, तो अब हम आगे आने वाले टाइम में इसको जो है वो हम जहाँ पर चीता को रिलोकेट या फिर री इंट्रोड्यूस कर सकेंगे। अब चीता री इंट्रोडक्शन प्रोग्राम जो है वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर रिसर्च किया था। 260 करोड़ का ये प्रोजेक्ट था। 6 साल पहले जो है इससे शुरू हुआ है ये प्रोजेक्ट, और सबसे ज़्यादा जो सूटेबल जो है वो बताया गया था वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट द्वारा कि नौरादेही जो है वो सबसे जो सूटेबल एरिया है जहाँ पर चीता को बसाया जा सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स बहुत से और ऐसे मैकेनिज़म्स आए जब कहा गया कि सेंट्रल इंडिया में इसको बसाना चाहिए, तो अब इसलिए अब जो है वो सेंट्रल इंडिया में प्लान किया जा रहा है इनको बसाने का, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ऑपरेशन गंगा। तो रशियन इन्वेजन जब यूक्रेन में हुआ तो इंडियन सिटीजन्स को बचाने के लिए जो वहाँ पर ऑपरेशन हमारी गवर्नमेंट चला रही है उसका नाम है ऑपरेशन गंगा, और ऑलमोस्ट 1000 तक हम जो है अपने सिटीजन्स वहाँ से वापस ला चुके हैं। 24/7 कंट्रोल सेंटर्स बनाए गए हैं। हंगरी, पोलैंड, रोमेनिया, स्लोवैक रिपब्लिक, यहाँ से जो है हम इनको अपने सिटीजन्स को वहाँ पर लेके आते हैं और वहाँ से हम इनको यहाँ पर ले आते हैं इंडिया में, ठीक है। So now let us see all these topics in English. So the first topic is National Science Day. So PM Modi has greeted the scientists on National Science Day. So it is celebrated to commemorate an event when Dr. C.V. Raman discovered the Raman effect. So he was a well-known scientist of Indian descent, and he was the first Asian to win the Nobel Prize. Unfortunately, of course, none of the Indian has got the Nobel Prize in scientific segment since then. So it is a matter of great concern for us because we have many great scientists. So the theme for this year is integrated approach in science and technology for sustainable future. So what is Raman effect? So like I was telling you that when Professor C.V. Raman was traveling in Europe, he witnessed the blue color of Mediterranean Sea, and he got curious as to know what is the reason behind this color. So he made several experiments with ice blocks, transparent surfaces, and other lights. So he found out that when this light travels through a transparent material, the deflected light changes its wavelength and its frequency, and this phenomena was called modified scattering, or it was also called Raman effect. Okay, so in 1986, the government of India decided that we would celebrate February 28th as the National Science Day from now. So since then, since 1987, we have been celebrating this National Science Day. Okay, so now let us see the next topic, which is Jan Aushadhi Week. So fourth Jan Aushadhi Week is being celebrated across the country from 1st March to 7th March. So this the objective of this of celebration is to celebrate the or to create awareness about the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana. So this is basically Jan Aushadhi scheme, which was launched in November 2008, and it was rechristened, or it was revisited and renamed as the Pradhan Mantri Bharatiya Jan Aushadhi Pariyojana in 2015. So this scheme is also being implemented by the Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India, which falls under the domain of Department of Pharmaceuticals. Okay, so under this scheme, we want to promote we want to promote and make available quality medicines and surgical items at affordable prices for the people, and we want to popularize the generic medicines also. And also, while because we are opening these PM BJP Kendras, so we want to also generate employment for the people. Okay, so about this Pharmaceuticals and Medical Devices Bureau of India, so it is the implementing agency of this program, and it works under the domain of Department of Pharmaceuticals, which is under the Ministry of Chemical and Fertilizers. So it's an independent society which has been registered under the Societies Registration Act.
So now let us see the next topic, which is International Court of Justice. So Ukraine has filed an application before the ICJ because Ukraine is saying that Russian Federation has misused the 1948 Convention on the Crimes of Genocide, because you know that Russian president said that Ukrainian government is conducting acts of genocide in Luhansk and Donetsk territories of Ukraine, that is the Donbas republics, and that's why we have to invade in Ukraine. Okay, so what? So that this is the reason behind Ukrainian government saying that Russian government is misusing the crimes of genocide convention and using it as a pretext to invade in our country. Okay, so anyways, we don't have to go much deeper into the controversy. We have to see what is the International Court of Justice. So it is the principal judicial organ of the United Nations. It is of course the successor to the Permanent Court of International Justice, which was of course established by the League of Nations. And this ICJ was established in 1945 by the Charter of the United Nations, and it is based at the Peace Palace. So this PCIJ, this permanent, its predecessor body was also located at the Peace Palace, and this ICJ is also located at the Peace Palace in The Hague. Okay, that is in the Netherlands. So it is one of the six principal organs of UN, but it is the only organ which is not located in the New York City. So, as per ICJ's own website, it aims to settle disputes, legal disputes, according to the international law and between, of course, member states. And it also gives advisory opinion to the United Nations organs and specialized agencies. Okay, so English and French are the official languages of the court, and of course, all the UN members are automatically parties to the ICJ statute, but it does not mean that ICJ jurisdiction is extended to all such members. Or the ICJ gets the jurisdiction only if both the parties who have approached the court give consent that we want this matter to be resolved by you. Only then the ICJ jurisdiction is expanded only on that particular case. Okay, so the judgment of course ICJ is final, and it is technically binding on the parties. Okay, why we are saying technically binding? Because in case this judgment is delivered but one of the parties violate it and does not agree to it, then there is no solution with ICJ to enforce its own orders. Okay, so the authority of ICJ is basically being derived only from the willingness of countries. So it has 15 judges who are elected for 9-year terms by UN General Assembly and United Nations Security Council. But one third of the judges are elected every 3 years. Like in our Rajya Sabha, we have a 6-year term, but every 2 years elections for Rajya Sabha keep happening. Okay, so the president and vice president of the court are elected for a 3-year term by secret ballot. Okay, so now let us see the next topic, which is International Space Station. So the chief of Russian Space Agency has made a very controversial comment regarding the International Space Station. He has said that Russia could respond to US sanctions by letting the International Space Station fall from the space. Okay, so what is this International Space Station? So it was of course launched in 1998, and it involves the efforts of Russia, US, Canada, Japan, and European Space Agency. So basically it is owned and managed by all these countries. So it is governed by intergovernmental treaties and agreements. So it was of course launched to conduct microgravity and space environment research experiments regarding astrobiology, astronomy, meteorology, physics, and other fields. So it is basically providing a testing lab for the spacecraft systems and equipment. So it is also the largest artificial object in space, and it is the largest satellite in the low Earth orbit. Okay, so it completes 15.5 orbits per day. That is about once every 93 minutes it completes an entire orbit of Earth. Okay, so India also has its plan to launch its own space station by the year 2030. We were contemplating that we should join ISS, that is the International Space Station, but it was later realized that this ISS is expected to become redundant in the next few years. So it is better that we have our own space station. So our space station will be much smaller. That is about 20 tons of mass, and we will also be conducting microgravity experiments for that in that space station, and it will be large enough to accommodate astronauts for up to 20 days in space. It will be located at an altitude of about
400 kilometers. Okay, so now let us see the next topic, which is cheetah reintroduction program. So an expert team of wildlife officials from Madhya Pradesh, Indian Forest Department, and the Wildlife Institute of India, which visited Namibia for a site visit, has said that they are satisfied with the program, that we want to have the cheetahs imported from there, so as to relocate them here in Madhya Pradesh's Kuno Palpur National Park. So the plan is to have at least 10 to 12 young cheetahs, and they will be imported from either Namibia or South Africa. The actual target is to have at least 35 cheetahs, so as to have a decent population of these cheetahs in the central Indian region. So about cheetah, its scientific name is Asunix jubatus. So it is said that it is one of the oldest members of cat species. So it is considered as vulnerable under the IUCN red listed species. In India, it has been extinct since the year 1952. So Asiatic cheetah is classified as critically endangered species by the IUCN red list. Okay, so background of this cheetah reintroduction plan is that we wanted to revive the India cheetah population. So Wildlife Institute of India at Dehradun was tasked to have a plan prepared for relocation of these cheetahs into India from anywhere in the world. So they selected initially the Nora Dehi area, and they said that it is the most suitable area for cheetahs to live. But of course, later on, it was also planned that we shall have these cheetahs into the central Indian region. So the Palpur Kuno sanctuary was selected, but in May 2012, the Supreme Court stalled the plan because the court said that these cheetahs may come into conflict with the lions who are also living in this same sanctuary. So they were worried that African cheetahs would not be able to live in this location. That's why later on, it was this case went on, but later on it was decided in favor that this Palpur Kuno sanctuary may serve as the habitat for cheetah. Okay, so now let us see the next topic, which is Operation Ganga. So Russian invasion into Ukraine has created troubles for Indian citizens living there. So we have launched this Operation Ganga so as to bring back the Indian citizens who are stranded in Ukraine. So about 1,000 of our citizens have been brought into India. We have set up 24/7 control centers in the country, and we are diplomatically engaged with countries with the bordering countries like Hungary, Poland, Romania, and Slovak Republic, so as to ask or to facilitate the citizens who are stranded in Ukraine to cross the borders into such countries, and through these countries we are bringing back our citizens. We have also opened a Twitter handle of Ganga Helpline, so that people who are stuck in Ukraine, they can seek assistance, and they will be provided assistance through this contact of through Twitter. Okay, so now these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.